हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सूर्योदय क्लासेज में आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो सॉरी गाइस, लास्ट टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं क्लासेज स्टार्ट करने वाला था, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण मेरे को वो क्लासेज थोड़ी सी डिले करनी पड़ी। तो आज से अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आरपीएससी प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी जगह से और भी क्लासेस ली होंगी, यूट्यूब से भी देखे होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आई क्या। अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन। कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे डॉट लगाना है, क्या क्या करना है, अनसेंट दिमाग में क्या क्या स्टोर करें, है ना। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल देसी तरीके से अपनी जो लाइफ के जो कंसेप्ट है उन कंसेप्टों से कंपेयर करके और मैं आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। ठीक है, गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि 5 दिन की क्लास आप बिना मतलब कि कोई डिस्टरबेंस के कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। छठी क्लास में अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आए तो आप चैनल को लीव कर दीजिए, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन छठे दिन तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है, क्योंकि ताकि आपको यहाँ पे हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। ओके, तो देखो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी का जो अपन जो बैच जो निकाल रहे हैं, तो अपन जो अपना बैच का जो नाम है वो कोडिंग जेट है। ठीक है, कोडिंग जेट अपना एक अदर इंस्टीट्यूट भी है साथ के साथ। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे अपने को क्या पढ़ाया जाता है कि कंप्लीट प्रोग्रामिंग के लिए स्पेसिफिक है ये। ठीक है, यहाँ पे सूर्योदय क्लासेज जो है तो यहाँ पे कंपटीशन की भी क्लासेज होती है, अदर क्लासेज भी होती है अपनी एसएससी वगैरह की, जीडी वगैरह की है। ठीक है, लेकिन कोडिंग जेट जो है ये स्पेशल ओनली फॉर कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। तो अपन ने बैच का नाम भी अपना कोडिंग जेट ही रखा है। ठीक है, चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो, प्रोग्रामिंग को समझने से पहले अपने को प्रोग्रामिंग का पूरा फ्लो समझना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग का फ्लो कैसे चलता है, क्या बैकएंड होता है, क्या फ्रंट एंड होता है, क्या डीबीएमएस होता है, डेटाबेस। ठीक है, कैसे डेटा का मैनिपुलेशन होता है, कैसे ये फ्लो काम करता है। तो ये सारी चीजें अपने को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी लेंथ ही जाएगी, बाकी की क्लासेस में ट्राई करूंगा आपको एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग शॉर्ट में निपटाने की। ठीक है, लेकिन आज की क्लास को थोड़ा सा धैर्य रख के कंटिन्यू देखिएगा। तो यहाँ पे देखो गाइज, अपन क्या करते हैं जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अपन जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट अपना 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है उस प्रोजेक्ट का डिजाइन पार्ट और एक होता है उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है, डिजाइन पार्ट को अपन अनदर नाम से फ्रंट एंड के नाम से भी कॉल कर लेते हैं, इसको अपन फ्रंट एंड भी बोल देते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है उसको अपन यहाँ पे बैक एंड भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, और डिजाइनिंग जो पार्ट है उसको एक अनदर नाम से और भी जाना जाता है यहाँ पे जीयूआई। जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। आरपीएससी प्रोग्रामर की वैकेंसी के अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जीयूआई स्टैंड्स फॉर क्या है, अपना जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है। तो जीयूआई की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो गई अपनी, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस जिस इंटरफेस के थ्रू अपन किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो उस पार्ट को यहाँ पे क्या बोला गया है, जीयूआई बोला गया है। डिजाइन बोलो, फ्रंट एंड बोलो या फिर जीयूआई बोलो, एक ही बात है। बैकएंड बोलो या फिर डेवलपमेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो अपने माइंड में पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि ये प्रोजेक्ट किसको बोला जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट बोलो सॉफ्टवेयर बोलो, एक ही बात है। तो प्रोजेक्ट अपन किसको बोल रहे हैं, तो देखो जो भी अपने पास ऑनलाइन चल रहा है, लाइक दैट फेसबुक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ओला उबर है, नेट बैंकिंग है, कंपनियों की वेबसाइटें हैं, कोचिंगों की वेबसाइटें हैं, ये ऑल ओवर क्या है, प्रोजेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी ऑनलाइन चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो गया कि क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो बिना इंटरनेट के चल सके, ऐसा भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो एक पॉइंट के लिए यहाँ पे अपन बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ एप्लीकेशन की। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा चलो एप्लीकेशन को शॉर्ट में ऐप लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो टाइप ऑफ मैंने ऐप लिखा। तो मार्केट में यहाँ पे कितने टाइप की एप्लीकेशन चलती हैं,
तो उनको उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक अपने पास होती है यहाँ पे दोस्तों वेब एप्लीकेशन, ठीक है। एक अपने पास यहाँ पे होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक अपने पास होती है यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और एक अपने पास यहाँ पे होती है iOS एप्लीकेशन। ये 4 टाइप की एप्लीकेशन मार्केट में चल रही है, ठीक है। अब देखो वेब का मतलब क्या होता है कि वेब एप्लीकेशन अपन किसको बोलते हैं, वो एप्लीकेशन जो किसी न किसी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। ब्राउजर अपना कुछ भी हो सकता है, ओपेरा मिनी भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, सफारी भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, ब्राउजर अपने। तो जो एप्लीकेशन ब्राउजर पे चल रही है उस एप्लीकेशन को यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ब्राउजर में सर्च किया, अगर मैं यहाँ पे ये मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, ये मैंने एक ब्राउजर ओपन कर लिया, ठीक है। और इस ब्राउजर के अंदर अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, amazon.in सर्च करता हूँ, amazon.in, मैंने जब ये सर्च किया तो क्या यहाँ पे amazon की वेबसाइट ओपन हो जाएगी मेरे सामने। अगर ये अमेजोन की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी मतलब अमेजोन की कैसी एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन है। चलो ट्राई करते हैं। मैंने सर्च किया और जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने क्या ओपन हो गया, अमेजोन ओपन हो गया। तो अमेजोन की जो एप्लीकेशन है एक कैसी एप्लीकेशन हो गई, यहाँ पे अमेजोन की अपने पास कैसी एप्लीकेशन हो गई है, वेब एप्लीकेशन। ओके तो अमेजोन ने कैसी एप्लीकेशन बना रखी है, एक वेब एप्लीकेशन तो उन्होंने बनवा रखी है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अमेजोन जो है, क्या अपना जो एंड्रॉयड का जो मोबाइल होता है, तो एंड्रॉयड के मोबाइल के अंदर क्या अमेजोन की एक ऐप बनी हुई आती है, बिल्कुल देखिए अपने वो भी देखिए, मतलब अमेजोन ने एंड्रॉयड की ऐप भी बनवा रखी है। क्या आईओएस जो मोबाइल होते हैं, एप्पल के जो मोबाइल होते हैं, क्या उनके अंदर अमेजोन की ऐप आती है, उनके अंदर भी आती है। तो अमेजोन ने यहाँ पे आईओएस एप्लीकेशन भी बनवा रखी है, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन अमेजोन की नहीं है। अब बात आ गई यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन अपन किसको बोलते हैं। देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जिनका एक्सटेंशन .exe होता है। अच्छा बात आ गई यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन अपन किसको बोलते हैं। देखो कोई भी फाइल जो होती है ना तो उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। मतलब कि उसका टाइप उसको डिफाइन करता है। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .doc। टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल का .pdf, ठीक है। तो इसी तरीके से जिन एप्लीकेशनों का एक्सटेंशन कैसा होता है, .exe फाइलें होती हैं, उन एप्लीकेशनों को अपन क्या करते हैं, ब्राउजर से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपन उनको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद में अपने सिस्टम के स्क्रीन पे एक आइकन बन के आ जाता है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन कैसी कहलाती है, अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाती है। चलो इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। इसके लाइव एग्जांपल जब अपन चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउजर के अंदर मैंने सर्च किया। अच्छा ओपेरा मिनी के बारे में सुना होगा ना, ओपेरा मिनी के अंदर अपन मूवियाँ वगैरह बहुत देखी होंगी, गाने वगैरह भी सुने होंगे। चलो उस ओपेरा मिनी की बात करते हैं। सॉरी ओपेरा मिनी नहीं, ओपेरा मिनी तो अपना एक ब्राउजर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया वीएलसी डाउनलोड। जैसे ही मैं यहाँ पे वीएलसी डाउनलोड करता हूँ तो ये वीएलसी मीडिया प्लेयर के लिए मेरे को दे रहा है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको डाउनलोड कर लिया अपन ने। एंड्रॉयड में ओपन हो जाएगी इसमें भी। ओके चलो इसमें दिक्कत आएगी, चलो अपन सिस्टम की स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों।
यहाँ से मैं सिस्टम पे लेके चलता हूँ आपको। इसको क्लोज करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल है, तो चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ एक बार कंट्रोल पैनल से। और इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। फिनिश। ठीक है। अच्छा चलो, इसके डाउनलोड में पड़ा होगा, अपन यहीं से देख लेते हैं एक बार। डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा अपने को। अच्छा ये रहा, देखो ये जो यहाँ पे अपने पास VLC मीडिया प्लेयर का जो सॉफ्टवेयर है ये अपने पास रखा हुआ है। ठीक है। अब इस VLC मीडिया प्लेयर का जो एक्सटेंशन जो होता है, वो इसका एक्सटेंशन क्या है अपने पास। प्रॉपर्टीज में अगर मैं जाता हूं तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा .exe। ठीक है। तो exe फाइल है ये अपने पास। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा ये इंस्टॉल होगा। ठीक है। मैंने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे जो पहले जो VLC मीडिया प्लेयर था मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था, तो वो यहाँ से हट गया। अब जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे सिस्टम की स्क्रीन पे एक जगह VLC का आइकन आ जाएगा। ओके। तो देखो यहाँ पे अपन ने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे अपने पास सिस्टम की स्क्रीन पे ये VLC मीडिया प्लेयर का आइकन बन के आ चुका है। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशन होती हैं, उन एप्लीकेशनों को यहाँ पे क्या बोला जाता है दोस्तों, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोला जाता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जिनका एक्सटेंशन .exe फाइल होती है, जिनको अपन ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इंस्टॉलेशन होता है, सिस्टम की स्क्रीन पे आइकन बन के आ जाता है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाता है। अपन क्रोम को यूज करते हैं, तो क्रोम भी एक क्या है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। क्रोम को भी अपन किसी न किसी अदर ब्राउजर पे जाके डाउनलोड करते हैं, फिर उसको भी डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम की स्क्रीन पे क्रोम का आइकन बन के आ जाता है। तो वो भी क्या है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का तो आपको पता होगा दोस्तों अच्छे से, मोबाइल के अंदर अपन ने बहुत सारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डाउनलोड की होंगी। ठीक है। तो देखो, तो जो जिन एप्लीकेशनों को अपन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले स्टोर से, तो वो एप्लीकेशन अपनी कैसी कहलाती हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। और जिन एप्लीकेशनों को अपन ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जो एप्पल के मोबाइलों के लिए होती हैं, तो उनको अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे iOS एप्लीकेशन बोल देते हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अपन ने टाइप ऑफ एप्लीकेशन को डिस्कस किया, लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं था। अपना क्वेश्चन तो क्या था, अपना क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या जो ऑनलाइन चलते हैं वही सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता जो बिना इंटरनेट के चले। अपना क्वेश्चन तो ये था, जबकि मैं तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, टाइप ऑफ एप्लीकेशन बता रहा हूँ। चलो उस क्वेश्चन पे आते हैं। उस क्वेश्चन पे जब आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस एंड्रॉयड के केस में दो एप्लीकेशनें देखी होगी। एक एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे पबजी, और एक एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे लूडो। आई थिंक आप दोनों एप्लीकेशनों से वाकिफ हो गए। बहुत सारे लोगों को लत भी लगी होगी, है ना। मैं भी शाम को बैठ के लूडो खेलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं दोस्तों इन दो एप्लीकेशनों की। तो पबजी जो एक एप्लीकेशन है, क्या आप इस एप्लीकेशन को बिना इंटरनेट के प्ले कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पबजी एप्लीकेशन जो है, तो इसमें अपन ग्रुप बना के खेलते हैं। एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक दिल्ली बैठा है, एक महाराष्ट्र बैठा है, एक बेंगलोर बैठा है, और वो चारों इंटरनेट के थ्रू मतलब कि एक अपने टीम बना के वैसे खेलते हैं, राइट। तो पबजी जो है ये एप्लीकेशन बिना इंटरनेट के अपन प्ले नहीं कर सकते। ठीक है। बात आती है यहाँ पे लूडो। क्या अपन लूडो को बिना इंटरनेट के प्ले कर सकते हैं? अपन लूडो को बिना इंटरनेट के भी प्ले कर सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। अपन चार लोग मिल बैठेंगे, है ना, खूब जमेगा रंग। तो जब लूडो खेलते हैं तो उस टाइम पे अपन इंटरनेट को स्पेशली बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ताकि बीच में नोटिफिकेशन ना आए। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ऑनलाइन लूडो खेल रहा हूँ तो उस टाइम पे अपने इंटरनेट ऑन होना जरूरी है।
तो यहाँ पे नोटिस करो कि एक एप्लीकेशन तो ऐसी है जो बिना इंटरनेट के चल नहीं पा रही, ठीक है, और वहीं पे दूसरी एप्लीकेशन तो बिना इंटरनेट के चल रही है। लेकिन ऑल ओवर अगर इन दोनों एप्लीकेशनों की अगर बात की जाए तो ये दोनों एप्लीकेशन है तो किसकी, एंड्रॉइड की है ना। तो जिस तरीके से एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बिना इंटरनेट के भी चल पा रही है और इंटरनेट के थ्रू भी चल पा रही है, तो इसी तरीके से ये सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू भी चल सकती है और बिना इंटरनेट के थ्रू भी चल सकती है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस भी क्या है, एक एप्लीकेशन है। क्या उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए अपने को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रोम। तो क्या क्रोम को ओपन करने के लिए अपने को इंटरनेट की जरूरत होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि यार क्रोम के लिए तो इंटरनेट की जरूरत होती है, अपन कुछ भी सर्च करते हैं तो क्रोम पे ही सर्च करते हैं। सर्च करना एक अलग बात हो गई, सर्च करना तो वो एक ब्राउजर है जो आपको सर्वर पे कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करके देगा। लेकिन क्या ब्राउजर को ओपन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ी क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे सिस्टम का अगर इंटरनेट बंद है और मैंने ब्राउजर को ओपन किया तो ब्राउजर ओपन ही नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं होता ना। ब्राउजर तो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका इंटरनेट बंद है तो अगर आप उसके अंदर कुछ सर्च करोगे तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन जो चल रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो इंटरनेट के थ्रू चले उन्हीं को अपन प्रोजेक्ट बोले, बिना इंटरनेट के चलने वाले भी प्रोजेक्ट ही होते हैं। इतनी बात समझ में आई अपने को। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट जो होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, अपना एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट ले लो, वेब का ले लो, डेस्कटॉप ले लो, आईओएस ले लो, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, हर एक प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे दो स्टेप में कंप्लीट होता है, यहाँ पे डिजाइन और डेवलपमेंट, राइट। ओके, अपनी आरपीएससी प्रोग्रामिंग का जो है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेब की, ठीक है। वेब एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। तो देखो कोई भी वेब एप्लीकेशन को अगर अपन डिजाइन करते हैं तो उसके डिजाइनिंग के लिए अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ती है, एक तो HTML लैंग्वेज आती है, एक CSS आती है, एक यहाँ पे बूटस्ट्रैप आता है, एक यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट आते हैं, और एक अपना एक jQuery होती है। ये टोटल 5 लैंग्वेज होती हैं जिनसे मिलके अपनी कोई भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर अपन ने ये 5 लैंग्वेज सीख ली तो भाई अपन एक अमेजोन की जैसी वेबसाइट अपन खुद बना डालेंगे, है ना। ध्यान से पढ़ो दोस्तों, कि जरूरी नहीं है, चलो मैं उम्मीद करूंगा और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोगों का आरपीएससी के अंदर सिलेक्शन हो, लेकिन इन केस अगर यहाँ पे सिलेक्शन 0.1% अगर नहीं भी हो पाता है, और अगर आपने इन चीजों को अगर अच्छे से पढ़ा है, तो अपने लिए IT सेक्टर जिंदाबाद है, वहां पे भी अपने को जॉब की अपॉर्चुनिटियां मिल जाएंगी, और IT सेक्टर के अंदर भी सैलरी पैकेज काफी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो देखो किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए अपने को इन 5 लैंग्वेजों की नॉलेज होनी चाहिए। और डेवलपमेंट जो होता है, तो डेवलपमेंट के लिए C लैंग्वेज, C++, C#, जावा, PHP, पाइथन, .NET, ASP.NET, पर्ल, रूबी, R लैंग्वेज, गो लैंग्वेज, ब्लॉकचेन, स्विफ्ट, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, है ना। आज तक तो स्विफ्ट नाम की कार ही सुनी थी, लेकिन स्विफ्ट नाम की लैंग्वेज भी होती है दोस्तों यहाँ पे। तो डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज काम में आती है वो अपने ये चीजें काम में आती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना जो आरपीएससी के अंदर जो सिलेबस में जो है वो ये पार्ट है जावा का। तो यहां से अपने को एक चीज तो समझ में आ गई दोस्तों कि जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी एप्लीकेशन का कौन सा काम करेगी, बैकएंड का या फिर डेवलपमेंट का काम करने के लिए काम में ली जाती है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। चलो ठीक है, अपना टारगेट यहाँ पे आरपीएससी प्रोग्रामर है, इसलिए अपन इस पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, डिजाइनिंग वाले पार्ट को। अगर आपको ये पार्ट भी अगर डिस्कस करना है तो अपने कोडिंग जेट वाला जो प्लेटफॉर्म था तो उस पे आके मिलिएगा। कोडिंग जेट का भी अपना यूट्यूब का चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे क्लासेस रखी हुई हैं उस तरीके से। तो चलो अब अपन आते हैं, इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि मैंने काफ़ी जगह सुना है, और मोस्टली टीचर ले लो, कोचिंग वाले ले लो, कॉलेज वाले ले लो, फ्रेंड्स लोगों से अपने को एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, और वो चीज़ क्या है कि जब तक आपको C और C++ लैंग्वेज नहीं आएंगी तब तक आप यहाँ पे जावा नहीं सीख सकते। ऐसा वर्ड आपको जिंदगी में बहुत बार सुनने को मिल गया होगा, है ना।
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये रॉन्ग नंबर है, जो पीके वाला जो है ना रॉन्ग नंबर, तो वो रॉन्ग नंबर है, गलत बिठा रहे माइंड में, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं वो चीज। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने एक जीता जिंदा जागता उदाहरण खड़ा हूँ। मैंने अपनी लाइफ की जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग जो सीखी थी वो जावा सीखी थी, है ना। और आज के टाइम पे ये जो आपके सामने मैंने जितनी लैंग्वेज लिख रखी हैं ये सारी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि जावा को सीखने से पहले सी और सी प्लस प्लस आनी चाहिए। आप डायरेक्टली भी जावा सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो, जुड़े रहिएगा चैनल से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो, जो बैकएंड की जो लैंग्वेज है, बैकएंड की मोस्टली लैंग्वेज 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ये बैकएंड की जितनी भी लैंग्वेज हैं इन पे जब अपन काम करेंगे तो ये लैंग्वेज 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। और वो 2 स्टेप क्या है दोस्तों, ये पहला स्टेप अपना यहाँ पे कंपाइल, और दूसरा स्टेप क्या है अपना प्रोग्राम रन। कि अपन अपने प्रोग्राम को पहले तो क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, और उसके बाद अपन प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। अब बात आ गई भाई ये इतना झंझट क्यों पाल रखा है, डायरेक्ट रन कर देते, है ना। कंपाइल का स्टेप ही क्यों रखा है, तो कंपाइल का स्टेप क्यों रखा है उसका रीजन बताता हूं। देखो, कंपाइल जो है, पहली बात तो ये आ जाती है कि भाई अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम कौन करता है, यहाँ पे कंपाइलर करता है। और अगर अपने बात करते हैं रन करने की, कि अपने प्रोग्राम को रन कौन करता है यहाँ पे, तो इंटरप्रेटर अपने प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, अब बात आ गई है कंपाइल और रन का स्टेप क्यों रखा, डायरेक्ट रन क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो डायरेक्ट रन कर अगर अपन करने लग जाएंगे तो अपने सामने क्या इश्यूज आ सकते हैं, उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं। कोई तो डिस्कस करता है सॉल्यूशन को। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इश्यूज को, कि भाई क्या इश्यूज आ सकता है। भाई पहले जब अपने को प्रॉब्लम का पता होगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, तभी तो अपन उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है उस चीज को समझो। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट क्या बनाया है मैंने, कि ये तो मेरा बैंक है, मेरा बैंक अकाउंट है, और ये आपका बैंक अकाउंट है। ठीक है, और मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना है। ठीक है, इस टाइप का मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, और ये मैंने उस प्रोजेक्ट का कोड लिख रखा है, इतना कोड लिख रखा है। ठीक है, अब अच्छा देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकती है, कि मेरे बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना है, ऐसा सिर्फ आपको सोचना है, सच में नहीं करूंगा कसम से, है ना। तो देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऐसे, लाइक दैट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या कर रहे हैं भाई, यही तो कर रहे हैं ना, एक अकाउंट से बैलेंस को उठा के दूसरे में पटकना, है ना। तो देखो अगर मैंने ये कोड लिखा और अगर मैं ये यहाँ पे कंपाइल का स्टेप ना रखूं तो क्या होने वाला है, देखो ये इतना कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, मेरे अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा, और जब आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा, है ना। तो इसमें अगर मैंने कंपाइल नहीं रखा, मैंने डायरेक्टली कोड को रन करना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट कोड रन करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि ये कोड जो था, ये कोड तो मेरा सक्सेसफुली चल गया, मतलब इधर से तो मेरा बैलेंस कट गया। लेकिन जब आगे का कोड एग्जीक्यूट होने लगा तो किसी एक लाइन के अंदर कोई एरर आ गई, कोई सिंटैक्स एरर आ गई, और उस सिंटैक्स एरर के कारण ये आगे का कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो बताओ भाई मेरे को यहाँ पे आपके पास बैलेंस आया क्या, नहीं आया ना। बैलेंस कहाँ रह गया अपना, बीच में अटक गया, है ना, बीच में अटक गए ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अपन प्रोग्राम को पहले क्या कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलर क्या काम करेगा, इस कंप्लीट कोड को लाइन टू लाइन जाके चेक करेगा, और अगर कहीं पे कोई एरर है, कोई दिक्कत है, तो वो अपने को नोटिफाई कर देगा, पहले ही बता देगा। भाई पहले बता देगा तो भाई मैं उसको सुधार लूंगा ना। एक देसी एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि पूरा देसी तरीके से समझाऊंगा। देसी पे आते हैं, चलो देसी पे क्या था दोस्तों, कि मेरे को WTP जाना है ना। अब WTP जाता हूं मैं, तो अगर मैं डायरेक्ट मैं खुद निकल गया WTP के लिए, तो मेरे साथ क्या इंसिडेंट हो सकता है, कि सपोज करो रास्ते में कोई एक शेर बैठा है और मैं डायरेक्ट निकल लिया WTP के लिए, तो क्या होगा भाई, शेर मेरे पे अटैक करेगा ना, नुकसान हो गया मेरे को। लेकिन वहीं पे मेरा एक कंपाइलर बैठा है, मतलब मेरा एक बंदा बैठा है, मैंने कंपाइलर को पहले भेज दिया कि भाई जाके पहले रास्ते को चेक करके आओ कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मेरा कंपाइलर जब रास्ते को चेक करने के लिए गया, है ना, तो उसको अगर रास्ते में लगा कि भाई प्रॉब्लम है, तो मेरा कंपाइलर आके मेरे को क्या बोलेगा,
कि भाई एक बार रुक जाओ, अभी मत जाओ, दिक्कत बन सकती है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई या तो कोई दूसरा रास्ता देखूंगा और या फिर वेट करूंगा, है ना। तो मेरे कंपाइलर ने मेरे पे अटैक होने से बचा लिया। इसी तरीके से मतलब कि कंपाइलर क्या कर रहा है, यहाँ पे कोड को पहले अपने बिहाफ पे चेक कर लेगा कि उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर वगैरह तो नहीं है, इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कंपाइलर का मतलब देसी तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करूंगा टेक्निकल टर्म में कि कंपाइलर का काम क्या होता है। देसी तरीका समझ में आ गया ना कि भाई कंपाइलर का काम क्या है, कि कोड को पहले रन होने से पहले अपने बिहाफ पे चेक कर लेगा। इतनी बात समझ में आई। चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि कंपाइलर का काम क्या है। देखो मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया और इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा, ठीक है। इस कोड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट, सॉरी, इस कोड को अपन यहाँ पे बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। इस कोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ABCD XYZ कुछ भी लिखा हुआ है ना। जो कोड जो है वो अल्फाबेट के फॉर्मेट में है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा पॉइंट मेरे को ये बताओ दोस्तों कि बचपन से एक चीज मैं पढ़ता आ रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आप भी बताना मेरे को, कि बचपन से एक चीज क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर तो सिर्फ दो ही बात जानता है, या तो 0 या फिर 1, इसके अलावा कंप्यूटर किसी को नहीं जानता, है ना। किसी के बाप दादा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना है क्या ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो देखो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर को जानता है, और बाइनरी नंबर अपन किसको बोलते हैं, 0 और 1 को। क्लियर है बात। अब बात आ जाती है इसके अंदर तो बाइनरी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर तो अल्फाबेट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो फिर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रोग्रामिंग है, ये कोड है। तो कंप्यूटर उस कोड को कैसे रीड करता है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। इधर जब अपन आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि अपने सिस्टम क्या करता है कि हर एक करेक्टर के क्रॉसपोंडिंग एक बाइट वैल्यू होती है। कंफ्यूज मत होना, बाइट अलग है और बाइनरी अलग है। ये नंबर सिस्टम का एक पूरा कंसेप्ट होता है, पूरा चैप्टर होता है। बाइट हो गया, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। तो ये पूरा बाइनरी सिस्टम का एक चैप्टर होता है जिस पे अपन बाद में बात करेंगे, हालांकि अपने सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर आप अदर प्रोग्रामिंग के लिए अगर कोई वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो काफी वैकेंसियों के अंदर आता है, तो उस टाइम पे बात करेंगे। तो देखो ये बाइट वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए जो होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे अपना 65 से, कैपिटल बी जो स्टार्ट होता है यहाँ पे 66 से, कैपिटल सी स्टार्ट होता है 67 से, एंड सो ऑन टिल द एंड, ठीक है। वहीं पे स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए जो है वो अपना स्टार्ट होता है यहाँ पे 97 से, स्मॉल बी जो है वो स्टार्ट होता है 98 से, 99 एंड सो ऑन टिल द एंड। ये बात फिक्स है भाई, माइंड में सेट कर लो, ये फिक्स है, कंप्यूटर इसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है। सेट कर ली। कैपिटल ए मतलब 65, कैपिटल बी मतलब 66, स्मॉल सी मतलब स्मॉल सी यहाँ पे 99। क्लियर है। तो ये फिक्स वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ये तो कैसी वैल्यू है, बाइट वैल्यू है, ठीक है। अब इस बाइट वैल्यू को अपन कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको बताता हूं, बाइट वैल्यू को कन्वर्ट करना है यहाँ पे किसके अंदर, बाइनरी वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि किसी भी बाइट वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाए। बहुत सारी कोचिंगों के अंदर, कॉलेजों के अंदर अपने को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है ना। मतलब कि गुणा भाग कर कर आके दिमाग का दही कर देंगे वो, है ना। सीधा सा फंडा देता हूँ आपको, रामबाण देता हूँ, 84-21 का फॉर्मूला याद रखना भाई, 84-21, है ना। अब इस 84-21 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी का भी बाइनरी नंबर निकाल लो, ठीक है। कैसे, देखो मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे 1 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो जहां पे 1 है वहां पे तो 1 रख दो और बाकी सभी के नीचे 0 रख दो। ये 1 का बाइनरी नंबर हो गया। मेरे को 2 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो 2 के नीचे 1 रख दो और बाकी सभी के नीचे 0 रख दो। ये 2 का बाइनरी नंबर हो गया। मेरे को 3 का बाइनरी निकालना है, तो 3 कहाँ पे बनता है, 2 और 1 3 पे,
2 और 1 3 ही होते हैं ना भाई, तो 2 और 1 3 पे तो मैंने 1 1 रख दिया, बाकी सभी के नीचे 0। मेरे को 4 का बनाना है तो 4 के नीचे 1, बाकी सभी के नीचे 0। 5 का बनाना है तो 4 और 1 5, तो 4 और 1 पे मैंने 1 1 रख दिया, बाकी सभी के नीचे 0। ठीक है, इस तरीके से ये अपनी क्या बन रही है, ये जो वैल्यू आ रही है 0 0 0 1, ये बाइनरी वैल्यू है। अब इस फॉर्मूले से अपन मैक्सिमम कितनी संख्याओं का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 1 1 1 अगर मैंने ये कर दिया तो ये कितना हो गया, 8 4 12 13 14 और 1 15, तो ये तो कितने का बाइनरी नंबर निकला, 15 का निकला। लेकिन अपने को यहाँ पे निकालना तो कितने का है, सपोज करो मेरे को तो 65 का निकालना है। तो 65 का निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपन यहाँ पे देखो 65 का निकालने के लिए ये जो सीरीज जो है ना अपनी, इस सीरीज को और बढ़ा दो भाई। भाई एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। आ जाओ यहाँ पे बन जाएगी अपना। अच्छा, अपना कैपिटल ए का बाइट वैल्यू कितनी थी अपनी, 65। ये 65 तो अपनी क्या थी, बाइट वैल्यू किसकी, ए की। अब इस बाइट वैल्यू को मतलब 65 को मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो भाई 65 कहाँ पे होगा, 64 और 1 65, तो 0 0 0 0 0। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये डिजिट जो बन के आई है, इस डिजिट को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाइनरी वैल्यू। ठीक है, किसकी बाइनरी वैल्यू है ये, 65 की। किसकी बाइनरी वैल्यू है यहाँ पे, 65 की। आपके क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बोल दिया कि 114 की बाइनरी वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब 114 की बाइनरी वैल्यू होती है, ऑप्शन में आपको अलग अलग पॉइंट दे दिए जाएंगे, निकाल लोगे मित्रों। तो इस तरीके से अपनी जो है ये किसी भी बाइट वैल्यू की अपन बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अदर किसी क्लासेस को ज्वाइन करोगे, करो बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से भी मटेरियल मिले पढ़ो पढ़ो, अपने को तो पढ़ना है। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ये इसका मतलब कि डिवाइड करके मल्टीप्लेक्शन करके पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो वो कंफ्यूजन रहेगा। अपने को सीधा फॉर्मूला याद रखो भाई, 1 से स्टार्ट हो जाओ और डबल करते चले जाओ। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जब कंप्यूटर को ये डिजिट मिली, कंप्यूटर को क्या मिला, ये मिला 1 0 0 0 0 0 1, तब कंप्यूटर को क्या बात समझ में आई कि भाई ये क्या है, भाई ये कैपिटल ए है। तब कंप्यूटर को ये बात समझ में आई। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब चलो अपन चलते हैं वापस। तो यहाँ पे इसके अंदर तो अपन ने कोड जो लिखा है वो अल्फाबेटिकल के केस में लिखा है, राइट। तो इस कोड को तो अपन ने क्या बोल दिया, सोर्स कोड। ठीक है, और सोर्स कोड को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। सोर्स कोड को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। जैसे ही अपन सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने का काम कौन करेगा, अपना कंपाइलर करेगा। तो जैसे ही कंपाइलर इस सोर्स कोड को कंपाइल करेगा तो वो यहाँ पे एक फाइल बना देगा बाइट कोड की। ठीक है, और इस बाइट कोड के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो अपने समझ में नहीं आएगा, मशीनरी कोड रहता है ये, थोड़े बहुत अल्फाबेट समझ में आए भी गए, लेकिन सारा कोड अपने को समझ में नहीं आएगा। तो देखो, अब जैसे ही मैंने ये सोर्स कोड जो है मैंने इस फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे demo.java, अपन जावा पढ़ रहे हैं तो demo.java। ठीक है, जैसे ही इस demo.java फाइल को मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे एक फाइल ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी, और इस फाइल का नाम क्या होता है, demo.class होता है। इस फाइल का तो एक्सटेंशन क्या है, .java, और जैसे ये कंपाइल होने के बाद में ये फाइल ऑटोमेटिकली जो क्रिएट होती है, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .class होता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है अपने इंटरप्रेटर की। ठीक है, तो इंटरप्रेटर की बात आती है तो देखो बच्चों, काफी स्टूडेंटों के माइंड में ये रहता है कि जो सोर्स कोड जो मैंने लिखा है उस सोर्स कोड को रन करने का काम कौन करता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर करता है। नहीं, जब जैसे ही सोर्स कोड मैंने लिखा, इस सोर्स कोड को पहले कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में बाइट कोड बना, तो इस बाइट कोड को रन करने का काम यहाँ पे किसका है भाई, इस इंटरप्रेटर का है। क्लियर बात। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि कंपाइलर क्यों काम में लिया जाता है। अगर कंपाइलर नहीं होगा तो क्या ये सोर्स कोड
क्या ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। और जब इंटरप्रेटर को ये बाइट कोड ही नहीं मिलेगा तो भाई वो किसको रन करेगा? है ना, नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए पहले कोड को कंपाइल किया जाता है और उसके बाद कोड को क्या किया जाता है? रन किया जाता है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और जब ये कंपाइलर जो होता है वो इस सोर्स कोड को कंपाइल कर रहा होता है और इस कोड के अंदर कहीं पे कोई अगर एरर वगैरह होती है तो वो अपने को नोटिफाई कर देगा। जैसे ही अपन ने वो एरर को रिमूव कर दिया तो फिर वो सक्सेसफुली बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। और इस बाइट कोड को रन करने का काम यहाँ पे इंटरप्रेटर करता है। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो अपना जो ये बाइट कोड वाला जो था ना, इसको ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि आपको किसी भी डिजिट का बाइनरी नंबर पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है ना। क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है कि एक चीज बताता हूँ दोस्तों, कि अगर कोई सीधा साधा इंसान आ गया तब तो सिंपल सा क्वेश्चन बना देगा, है ना। लेकिन मेरा जैसा कोई उल्टी खोपड़ी का इंसान आ गया तो दिमाग का दही करेगा। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन जो है आपने पढ़ा, ठीक है, ये डिजिट जो है किसकी बाइनरी वैल्यू है? 65 की। अब क्वेश्चन देखो, अच्छा 1 2 3 4 5, बीच में 5 जीरो है भाई, याद रखना। देखो, मैंने क्वेश्चन बना दिया 1 1 2 3 4 5 1। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया कि 1 0 0 0 0 0 1 किसका बाइनरी वैल्यू है। ऑप्शन में मैंने दे दिया, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे 67 का, ऑप्शन बी के अंदर मैंने दे दिया 75 का, ऑप्शन सी के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे ए का, और ऑप्शन डी मैंने दे दिया यहाँ पे 65 का। अच्छा, किसका करोगे भाई? ए का बताओगे या फिर 65 का बताओगे? है ना, घूम गए ना क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तो प्रिपेयर रहना। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए मैं आपको हर एक टॉपिक के पीछे 100 क्वेश्चनों का सेट नहीं दूंगा, 20 का ही दूंगा। 100 का चाहिए है तो आपको कांटेक्ट करना होगा। पैसे नहीं चाहिए मेरे को, बस अलग से आपका हौसला चाहिए। आप मेरे को लगना चाहिए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो पूरा 100 का सेट लेके आऊंगा। और अगर आप लोग अगर रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो भाई 20 क्वेश्चन देके, है ना। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन कहाँ थे दोस्तों? अपन यहाँ पे थे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मतलब। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मतलब समझ में आ गया अपने को? ठीक है, अब अपन चलते हैं कोड की तरफ। जब अपन कोड की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अपने पास क्या होता है। जस्ट 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेता हूँ। ओके, आवाज सही आ रही है? ठीक है, चलो। अब अपन जब कोड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो अपन जावा के अंदर जब काम करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि ओप्स कंसेप्ट वगैरह आएंगे, है ना। आपके सिलेबस के अंदर भी काफी सारे ओप्स कंसेप्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि चलो आपका प्रोग्रामर की जो वैकेंसी जो है तो आप उसको भी टारगेट कर सको। इनकेस आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर आप जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा हिम्मत से बैठना दोस्तों, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बैठना, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के मैं कभी नहीं पढ़ाता बच्चों को। एजुकेशन नॉट ए बिजनेस, है ना। एजुकेशन जो है वो एक बच्चे के कैरियर को डिसाइड करता है। और कभी भी टीचर पढ़ाता नहीं है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना पढ़ सकता है टीचर से। टीचर के पास अच्छा भंडार होता है ना। लेकिन टीचर एक स्टूडेंट को उतना ही डिलीवर करता है जितना स्टूडेंट डिजर्व करता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को ये चीज़ शो करो कि भाई हाँ आप लोगों का इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेप्थ लेके आऊँगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा पानी पी लो।
थैंक यू। ओके, तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं दोस्तों कि अपन जब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज जावा। जावा क्या है भाई? तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं देखो यहाँ पे मैंने बोला कि जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक दो वर्ड आ गए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन दो वर्डों का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो इन दोनों मतलब इनका मतलब यहाँ पे क्या है उस चीज को समझो कि नॉर्मली क्या होता है कि काफी ज्यादा मतलब कि 2-5 साल एक्सपीरियंस बंदा है, उसको भी अगर ये पूछ लिया जाता है कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है, तो उससे अपने को क्या सुनने को मिलेगा कि जावा किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती इसलिए इंडिपेंडेंट बोला जाता है। स्वाभाविक सा क्वेश्चन है। एक्चुअलिटी क्या है वो चीज अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म किसको बोला गया है दोस्तों, कि एक सिस्टम को बोला गया है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म किसको बोला गया है? एक सिस्टम को बोला गया है। ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को समझने से पहले अपन एक पॉइंट पे और बात करेंगे दोस्तों। एक पॉइंट क्या है कि अपना एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर अगर अपन डायरेक्टली प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है यहाँ पे? जेडीके। ठीक है, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, अच्छा ये जेडीके जो होता है तो इसके अलग अलग वर्जन चलते हैं। जैसे अपना मोबाइल होता है ना, कि जैसे नया वर्जन आता तो अपने को एक नोटिफिकेशन आ जाता कि भाई अपना मोबाइल अपडेट कर लो, है ना। तो जैसे मोबाइल के वर्जन चलते हैं इसी तरीके से जेडीके का वर्जन भी चल रहा है। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन इसका क्या चल रहा है? लास्ट टाइम जो मैंने देखा था वो 21 था, हो सकता है कि 22 भी आ गया होगा, और हो सकता है कि 21 ही है, हाल ही का ही है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो 21 या 22 वर्जन आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये जेडीके जो होता है तो इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर झांक के देखते हैं इसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो सकता है। तो देखो ये जेडीके के नाम का सॉफ्टवेयर हो गया अपना, और इस जेडीके के अंदर दो चीजें और होती हैं, एक होता है अपना जेवीएम और एक होता है अपना जेआरई। ठीक है, जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, और जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक तो अपना क्या होता है,
कंपाइलर होता है जो अपने कोड को कंपाइल करेगा, और एक का अपना क्या होता है यहाँ पे इंटरप्रेटर होता है जो अपने कोड को रन करने का काम करता है। इन दोनों में से अगर सपोज करो कि अगर कंपाइलर नहीं है तो क्या डायरेक्टली इंटरप्रेटर अपना काम कर देगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जब उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड के अंदर तभी तो इंटरप्रेटर अपना काम करेगा, है ना। और दूसरी बात, अगर मैं इंटरप्रेटर को गायब कर दूं तो क्या आउटपुट आ जाएगा? तब भी नहीं आएगा भाई, कि कंपाइलर चलो कंपाइल तो कर देगा लेकिन उसको रन करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये दोनों चीजें साथ में काम में लेते हैं अपन। अब आ जाओ इस पे। तो देखो, एक सिस्टम जो है, तो इस सिस्टम के अंदर तो मैंने कंपाइलर भी रख दिया और इंटरप्रेटर भी रख दिया, दोनों चीजें रख दी, ठीक है। अब इस सिस्टम पे मैंने एक फाइल बना ली, इस फाइल का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे demo.java, ठीक है। इस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है उस कोड को यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं? सोर्स कोड, ठीक है। इस सिस्टम पे मैंने इस फाइल को कंपाइल किया, जैसे ही कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल बन के आ जाएगी, किस नाम से? demo.class के नाम से, अभी अपन ने डिस्कस किया था। इस फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? बाइट कोड बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो इस सिस्टम पे जो है मैंने सिर्फ एक इंटरप्रेटर को रखा, इंटरप्रेटर को रखा, कंपाइलर नहीं रखा। मतलब अगर मैं पर्टिकुलर इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम के पास कंपाइलर नहीं है, तो क्या इस सिस्टम पे मेरी फाइल इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कोड बना दिया तो उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। हालांकि इस सिस्टम पे बात करते हैं तो इसके पास कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मैंने एक कोड बनाया, उस कोड को कंपाइल कर दिया, और ये डॉट क्लास फाइल मेरे पास बन के आ चुकी है, ठीक है। इस डॉट क्लास फाइल को मैंने पेन ड्राइव के अंदर डाल लिया, और पेन ड्राइव में डाल के इस सिस्टम के पास लेके गया, और यहाँ पे जाके मैंने उसको एग्जीक्यूट करवाया। तो क्या वो फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी? वो फाइल बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये डॉट क्लास जो फाइल जो है वो उस हर एक सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटेबल है जिस सिस्टम के पास क्या है? इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अगर मैं इस फाइल को इस सिस्टम पे कंपाइल करके और इस पे लाके अगर रन करता, और अगर मेरे को यहाँ पे कोई एरर आ जाती कि नहीं भाई आप किसी और से कंपाइल करके नहीं लेके आ सकते, अगर आपको करना तो यहीं पे करो सब कुछ, ऐसा अगर मैसेज आ जाता, तब तो अपनी जावा क्या हो जाती है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन अपने सामने ऐसा कोई मैसेज नहीं आता, ठीक है। तो अपनी जावा क्या हो गई? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। जस्ट इसके ऑपोजिट वाइस वर्सा एक क्वेश्चन निकालते हैं कि कंपाइलर जो होता है, ध्यान रखना दोस्तों, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जावा जो है वो तो क्या है? अपनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन वहीं पे अपना कंपाइलर जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों? हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन प्रोग्राम या आरपीएससी के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जो आईटी के अकॉर्डिंग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए टारगेट है ये क्वेश्चन, है ना। तो ढूंढना इसको। तो ये समझ में आई इतनी बात? तो इस कारण से जावा को क्या बोला जाता है यहाँ पे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। दूसरी बात आ गई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैं आपको बताऊं कि देखो, पहले मार्केट में आई सी लैंग्वेज, फिर लोगों ने क्या किया? सी लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ एक बग्स आ गए, कुछ एक दिक्कतें आने लगी, ठीक है। और दिक्कतें आने लगी तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस लैंग्वेज के अंदर कुछ फीचर्स तो इंक्रीमेंट कर दिए, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, कि अपन ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो इस सी लैंग्वेज के अंदर कुछ एक फीचर्स तो जोड़ दिए और कुछ एक फीचर इसमें से घटा दिए, ठीक है। और एक न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी, C++, ठीक है। अब बात आ गई C++ पे जब लोगों ने काम करना स्टार्ट किया तो इसके अंदर भी कुछ एक बग्स आने लगे, तो इसके अंदर भी क्या हुआ? कुछ एक फीचर जोड़ दिए और कुछ एक फीचर घटा दिए, और एक न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे, किस नाम से? जावा नाम से। जावा जो है एक कॉपी वर्ड से लिया गया है, जावा नाम की अपने पास एक कॉपी भी आती है, तो यहाँ उस कॉपी के नाम पे ये एक वर्ड उठाया गया है,
ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जावा की उत्पत्ति हुई है भाई। अच्छा, छोटा सा पॉइंट फिर ध्यान आ गया दोस्तों, चलो उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अपनी, अब देखो कुछ फीचर्स तो इंक्रीमेंट हुए, कुछ फीचर्स डिक्रीमेंट हुए, लेकिन कुछ एक फीचर सेम भी तो आए हैं, है ना। और वो सेम जो आ रहे हैं वो यहां तक सेम आ रहे हैं, मतलब वो फीचर सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है। क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पे अपन बात करते हैं उप्स कंसेप्ट। उप्स, उप्स का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओ स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेड, पी फॉर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस का मतलब मत पूछना रे मेरे से, है ना, इंग्लिश आप लोगों को मेरे से ज्यादा आती होगी, है ना। एस का मतलब ये है कि देखो कोई भी चीज सिंगल, हाँ क्या 50 मिनट हो गई? रोक दूं या फिर चलने दूं? चलो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो बैठेंगे कंटिन्यू। ओके, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपन किसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, इसके अंदर कुछ एक कंसेप्ट आ गए। कंसेप्ट क्या 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 आ गए, देखो पहला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे क्लास, दूसरा कंसेप्ट आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तीसरा यहाँ पे आ गया इनहेरिटेंस, चौथा अपने पास आ गया यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, और पांचवा अपने पास आ गया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन, और छठा अपने पास आ गया यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इन सभी टॉपिकों को आपस में मिला के क्या बोला जाता है, उप्स कंसेप्ट बोला जाता है ना। एस का मतलब आप देख लो भाई, अब मतलब कि ये जो 6 टॉपिक है इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है, ठीक है। और एस क्यों लगा दिया, क्योंकि बहुवचन है ये, सिंगल टॉपिक के लिए, सिंगुलर के लिए तो एस नहीं आएगा, लेकिन जो बहुवचन होते हैं उसके लिए अपन एस, ये एस लगा देते हैं। इंग्लिश आप लोगों को मेरे से ज्यादा आती होगी, है ना। तो देखो ये कंसेप्ट होते हैं, इन कंसेप्टों को क्या बोला जाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है। ये आपके सिलेबस में भी है, ये जो आरपीएससी है ना, ये लिखा हुआ मोटा मोटा, इसके अंदर ये इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये आपके टॉपिक डले हुए हैं, देख लेना ध्यान से, पढ़ेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? भाई नहीं है। क्या सी प्लस प्लस है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, लेकिन उसको यहां पे अपन क्या बोलेंगे, वीक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वीक मतलब कमजोर। कमजोर क्यों बोला है भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि सी प्लस प्लस के अंदर उप्स कंसेप्ट को काम में लेके ही मैं प्रोग्राम बनाऊं। बिना उप्स कंसेप्ट को काम में लिए भी सी प्लस प्लस के अंदर एक प्रोग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट, ये उप्स कंसेप्ट जो है ये मैंडेटरी तो नहीं हुए ना यहाँ पे कि भाई सी प्लस प्लस के का प्रोग्राम तभी रन होगा जब आप इनको यूज करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे सी प्लस प्लस को क्या बोल दिया, वीक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल दिया। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पे जावा की। तो जावा के अंदर जो है ओप्स कंसेप्ट है, लेकिन कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एक वर्ड आ गया यहाँ पे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, काफी रिक्रूटर क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि क्या जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? भाई नहीं है, जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर अपन आगे जो डेटा टाइप जो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, लेकिन जावा को अपन यहाँ पे प्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन जावा को क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, स्ट्रोंग बोल सकते हैं। स्ट्रोंग क्यों, क्योंकि दोस्तों बिना उप्स कंसेप्ट को काम में लिए आप यहाँ पे जावा के अंदर हेलो तक प्रिंट नहीं करवा सकते। सबसे छोटा प्रोग्राम माना जाता है हेलो प्रिंट करने का, तो बिना उप्स कंसेप्ट को काम में लिए आप यहाँ पे जावा के अंदर हेलो भी प्रिंट नहीं करवा सकते, जबकि आप यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये उप्स कंसेप्ट जो है वो जावा के अंदर मैंडेटरी है। रीड मतलब कि रीड की हड्डी हो गई अपनी, सेंटर पॉइंट जो है जावा का, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये प्योर जावा
प्योर तो अपने पास जावा भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये बन गया कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, तो अपने पास एक लैंग्वेज आती है वीबी स्क्रिप्ट नाम से, ठीक है, जो एमएस ऑफिस वर्ड वगैरह इन पे जब अपन काम में लेते हैं तो वहां पे अपने को काम में आती है। तो वीबी स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। चलो पीछे आ जाओ वापस, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसको बोला जा रहा है ये बात अपन समझ गए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको बोला जा रहा है अपन ये बात भी समझ गए, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करो दोस्तों यहाँ से, कि जावा का स्कोप अपने को यहाँ से समझ में आ रहा है कि जावा कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में टोटल अपन ने कितनी टाइप की एप्लीकेशन पढ़ी थी? 4 टाइप की, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन और आईओएस एप्लीकेशन, 4 टाइप की पढ़ी थी, याद है ना? तो देखो 4 टाइप की एप्लीकेशन में से एक टाइप की एप्लीकेशन ये बना रही है, दूसरी टाइप की एप्लीकेशन भी ये बना रही है, और तीसरी टाइप की एप्लीकेशन भी ये बना सकती है। एंड्रॉइड की एप्लीकेशन जो होती हैं ये 2 लैंग्वेजों के अंदर बन सकती हैं, जावा के अंदर भी बन सकती है और एक कोटलिन नाम की एक और आती है लैंग्वेज, उसके अंदर भी बन सकती हैं, लेकिन बनने को अपनी जावा में भी बन सकती है ना। तो देखो 4 टाइप की एप्लीकेशनों में से 1 2 3 टाइप को भाई ये कवर कर रही है, तो भाई स्कोप तो है ना इसका अच्छा खासा। तो इस तरीके से ये अपन बोल सकते हैं कि भाई जावा ये है। आई बात समझ में? अच्छा, तो जावा को यहाँ पे अपन ने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब अपन ने बोला तो पहला बात यही आ गई कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट अपन किसको बोले, ठीक है, तो समझना ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको बोला जा रहा है? एनी एंटिटी। इंग्लिश तो आप लोगों को मेरे से अच्छी आती है ना? तो देखो ऑब्जेक्ट किसको बोला जा रहा है? एनी एंटिटी, मतलब कोई भी चीज दैट हैज, जो रखती है क्या? 2 वर्ड आ गए यहाँ पे, स्टेट एंड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है? स्टेट है, और जिसके पास क्या है यहाँ पे? बिहेवियर है, ठीक है। तो उस हर एक चीज को अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। बात आ गई एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या दोस्तों, कि एक एग्जाम्पल देता हूँ देखो, कि मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो भी अपन आंखों से देख पा रहे हैं एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। मार्कर तो नहीं है ये, डिजिटल बोर्ड का पेन है, लोहे का बना है ना? चलो, तो ये पेन हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये रिमोट एक ऑब्जेक्ट है। ये इरेजर एक ऑब्जेक्ट है। ये गिलास एक ऑब्जेक्ट है। ये डिजिटल बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है। ये ट्यूबलाइट ऑब्जेक्ट है। ये फैन ऑब्जेक्ट है ना?
सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, बाहर एक गाड़ी निकल रही है मेरे सामने से, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है ना, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बात आ गई इनको ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इन सभी के पास कुछ ना कुछ स्टेट होती है और कुछ ना कुछ इनके पास बिहेवियर होता है। और जिस किसी के पास स्टेट है और बिहेवियर है, वो हर एक चीज अपनी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। कैसे होती है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या, कि सपोज करो ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो ये जो पेन जो है, अच्छा स्टेट, स्टेट को अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अवस्था। ठीक है, अवस्था। और अवस्था जो है वो अपन ने बचपन में पढ़ा है, 10वीं 12वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है, ये जो साइंस फिजिक्स वगैरह के अंदर है। तो अवस्था जो होती है वो किसी भी चीज की तीन टाइप की होती है। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पढ़ा है ना आप लोगों ने भी, पढ़ा ना कि कोई भी चीज की जो अवस्था होती है तीन टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अच्छा बताओ जरा, ये जो मार्कर जो है ये मेरे पास किस फॉर्म में है, क्या ये लिक्विड फॉर्म में है, नहीं, क्या ये गैस फॉर्म में है, नहीं है, ये एक सॉलिड फॉर्म है। तो सॉलिड फॉर्म इसकी क्या हो गई, स्टेट हो गई। ठीक है। बिहेवियर, बिहेवियर इन द सेंस कि किस पर्पज से यूज होता है, तो काम क्या है इसका, राइट करने का काम इसका है। ठीक है। तो इसके पास बिहेवियर भी है और इसके पास कुछ ना कुछ स्टेट भी है, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। मेरे पास, मेरे सर पे फैन चल रहा है ना, व्हाइट कलर का है, लोहे का बना हुआ है ना। तो देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो ये फैन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्यों, इसका स्टेट क्या है, कि सॉलिड है, आयरन का बना हुआ है, व्हाइट इसका कलर है। ठीक है। तो ये क्या है, इसकी स्टेट हो गए। काम, बिहेवियर क्या है इसका, रोटेट होना, हवा देना, तो इसका बिहेवियर है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट गाइज। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे यहां पे अपन ने बोला कि इट में बी फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल। ठीक है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट अपना, ये फिजिकली भी हो सकता है और ये अपना लॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकली तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भी चीज आप लोग देख रहे हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे इस गिलास को देख पा रहा हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे इस रिमोट को देख पा रहा हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन बात आ गई यहाँ पे लॉजिकल क्या है। ठीक है। काफी रिक्रूटर से, काफी बच्चों से, काफी टीचर से सुनने को मिलता है कि लॉजिकल क्वेश्चन है ये तो। अच्छा ये लॉजिकल है क्या साला, है ना, ये समझ में नहीं आई, ये आज तक समझ में नहीं आया कि इसे लॉजिक होता क्या है। लॉजिक मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक सोच है। उस सोच को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लॉजिक्स बोला जा रहा है। सोच इन द सेंस कि मैं यहाँ पे फ्री बैठा हूँ, है ना, मेरे पास कोई काम नहीं है, और मैं फ्री बैठे बैठे माइंड में सोच रहा हूँ कि एक हाथी है जिसके 4 पंख है और वो हवा में उड़ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल होता है रियल लाइफ में, नहीं होता ना। लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लिया, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऐसी मैंने सोच क्रिएट की, तो वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया। हाथी के 4 पंख कभी नहीं हो सकते। मैं फ्री बैठा हूँ, मैं मम्मा को मिस कर रहा हूँ कि यार मम्मा होता है तो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, एक कॉफी का गिलास ले आते, है ना। तो मैं मम्मा के बारे में सोचने लगा, तो मम्मा यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं जिस चीज को माइंड में सोच रहा हूँ, उस सोच को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है। ठीक है। और लॉजिकल जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा दिमाग से क्रिएट होंगे। ठीक है। दिमाग से कैसे, देखो एक चीज बताता हूँ फिर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे कि लॉजिक्स किसको बोला जाता है। सपोज करो कि ये एक हॉल है पूरा। ठीक है। इस हॉल के अंदर मैंने 5 बच्चों को बंद कर दिया और बाहर से मैंने लॉक कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल इसी टाइम पे आके आपको अनलॉक करने वाला हूँ, और उन बच्चों के मोबाइल वगैरह भी मैंने छीन लिए। ठीक है। उनके पास बाहर किसी और से कांटेक्ट करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, वो बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं ओपन कर रहा। तो उन बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, नॉर्मल केस क्या होता है कि बच्चे, हालांकि पानी रखा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर सकते हैं। इस केस में नॉर्मल बच्चा क्या होगा कि अपने आप को, मतलब कि एक सोच बना लेगा कि चलो ठीक है यार, अब नहीं खोल रहे तो ऑप्शन ही क्या है, कल शाम तक अपने को यहीं पे बंद रहना है। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अपने से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और वो एडजस्ट हो जाएंगे, और वो वेट करते रहेंगे कल शाम तक का, मेरे आने तक का। राइट। यहाँ पे उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया,
वहीं पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 5 बच्चों को अंदर बंद कर दिया और इस हॉल के अंदर मैंने एक खुला शेर छोड़ दिया और मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि कल आके खोलूंगा मैं आप लोगों को, तो क्या अब भी वो बच्चे मेरे कल शाम का आने का वेट करेंगे क्या? अब वो बच्चे क्या करेंगे कि उनको जहां से भी निकलने की जगह मिलेगी वो हर संभव ट्राई करेंगे। हो सकता है कि वो शीशा तोड़ के निकल रहे हैं, हो सकता है कि वो गेट तोड़ के निकल रहे हैं, हो सकता है कि वो विंडो तोड़ के निकल रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन को तोड़ के वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो जो ट्राई जो कर रहे हैं ना कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राई जो कर रहे हैं यही क्या है? लॉजिक्स है। और लॉजिक्स कब आया दिमाग में आने, कब स्टार्ट हुए? जब प्रेशर पड़ता है। बिना प्रेशर के कभी लॉजिक्स नहीं बनेंगे, ध्यान रखना गाइस, है ना? तो ये पॉइंट होता है। तो लॉजिकल जो होता है, जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना फिजिकली भी होता है और लॉजिकली भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे अपन एक पॉइंट लिखा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्रिएट ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है? क्लास का। तो बात आ गई, क्लास क्या होती है? ऑब्जेक्ट किसका बनता है भाई? क्लास का। मतलब अगर क्लास नहीं होगी तो क्या ऑब्जेक्ट बन सकेगा? नहीं बन पाएगा ना। सीधी भाषा में बताऊं कि भाई रोटी किसकी बनती है? आटे की बनती है ना। तो अगर आटा ही नहीं है तो क्या रोटी बना लोगे क्या आप? नहीं बना सकते ना। अब आ गया मैं मेरी देसी पे। भाई रोट आटा ही नहीं है अपने घर पे तो रोटी किसकी बनाओगे आप? बना के दिखाओ जरा। नहीं बना सकते ना। तो उसी तरीके से अगर आपके पास क्लास ही नहीं है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है? क्लास का बनता है। मतलब रोटी हमेशा किसकी बनती है? आटे की बनती है। अब बात आ गई ये आटा क्या है, मतलब ये क्लास क्या है? व्हाट इज क्लास? तो क्लास अपन ने किसको बोला दोस्तों कि यहाँ पे देखो, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। मतलब जो मल्टीपल ऑब्जेक्टों को एक जगह इकट्ठा कर ले उस चीज को क्या बोलेंगे अपन? क्लास बोलेंगे, राइट? देखो एक सीधी सी भाषा में बताऊं कि क्लास जो है अपन ने उसको क्या बोला? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। मैंने एक छोटा सा पॉइंट बोल दिया कि एक क्लास मैंने बनाई, अगर उसके अंदर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो क्या होगा? क्या वो एरर है कोडिंग के अकॉर्डिंग? क्या उसमें कोई दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्लास क्लास है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? एक क्लास है, मेरे को अगर जरूरत है तो मैंने 10 ऑब्जेक्ट बना लिए, जरूरत है तो मैंने 50 ऑब्जेक्ट बना लिए, और अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो मैंने एक भी नहीं बनाया। लेकिन है तो क्या वो क्लास ही है। मैंने बोला कि ये एक बॉक्स है। किसका बॉक्स है? पेन स्टोर करने का एक बॉक्स है। मैंने इसके अंदर एक पेन रखा, अब भी ये क्या है? बॉक्स है। मैंने इसके अंदर 2 पेन रखे, अब भी ये क्या है? बॉक्स है। मैंने इसके अंदर 50 पेन रख दिए, अब भी क्या है? ये बॉक्स है। और मैंने एक भी पेन नहीं रखा, अब भी ये क्या है? ये बॉक्स है। इस बॉक्स को कंपेयर करो क्लास से, और ये जो स्टोर कर रहा हूं इसके अंदर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का काम यहाँ पे कौन कर रही है? ये क्लास कर रही है, ठीक है? लेकिन अगर मैंने इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो ये क्या है? मतलब मैंने बोला कि ये बॉक्स है मल्टीपल मार्कर को स्टोर करने का, अगर मैंने इसके अंदर एक भी मार्कर नहीं रखा तो अब क्या है तो अब भी बॉक्स ही ना, हवा महल तो नहीं बनाना ये, है ना? तो उसी तरीके से कि क्लास जो होती है वो होगी अपने पास क्लास ही, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्टों को स्टोर करने का कंसेप्ट होता है उसके पास। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपने पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे अपन इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए जावा का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? अच्छा क्लास का टाइम कितना हो गया? हाँ, 1 घंटा 18 मिनट, 8 मिनट। चलो 1 घंटा 20 मिनट तक मैं फ्री कर दूंगा आपको, ठीक है? ओके, तो देखो यहाँ पे बात आ जाती है कि जावा के अंदर ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। तो एक क्लास कैसे क्रिएट होती है दोस्तों वो ध्यान रखना। मैं यहाँ पे एक वर्ड काम में लूंगा क्लास, और उसके बाद में मैंने क्लास का कोई भी नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेस्ट रख दिया, ठीक है? और इसके आगे ये वाला ब्रैकेट लगाना भाई। और ये ब्रैकेट, जो ब्रैकेट आपने ओपन किया है, देखो एक ये होता है ओपन ब्रैकेट और ये होता है अपना क्लोज ब्रैकेट। तो जिस ब्रैकेट को आप ओपन कर रहे हो उसको क्लोज कर देना भाई। तो यहाँ पे मैंने क्लास का ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
तो ये क्लास हो गई अपने पास। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रैकेट ये वाला ही काम में लेना है। एक तो ये ब्रैकेट होता है, एक ये ब्रैकेट होता है, और एक ये ब्रैकेट होता है। ये दोनों ब्रैकेट काम में नहीं लेने हैं, अपने को ये वाला लेना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लास वर्ड लिखा, उसका क्लास का कोई भी नाम रख दिया और इसको एक ब्रैकेट दे दिया, दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, देखो एक मैंने मैन मेथड लगाया, मैन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसके अंदर मैंने लिखा स्ट्रिंग args, और इसका भी मैंने ये ब्रैकेट लगाया, और इसका ब्रैकेट मैंने क्लोज कहाँ पे किया, ये क्लास का ब्रैकेट सबसे बड़ा है, क्लास के अंदर इसको रखा तो अंदर ही ये बंद हो जाएगा। मतलब ये क्लास का ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, और ये जो मैन मेथड जो है इसका ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर देखो, अब मेरे को यहाँ पे अगर कुछ भी प्रिंट करवाना है, आउटपुट के लिए मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, सिस्टम, वो वाला ही सिस्टम है ना, सिस्टम पे सिस्टम बिठा रहा थोड़ा जाट का, वो वाला ही सिस्टम है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर डबल क्यूटोज लगा के, और इसके मैंने अंदर लिखा हेलो राम, आप भी बोलो राम, कल्याण हो जाएगा अपना, है ना। तो देखो ये मैंने लिखा। अब इस ये जो कोड जो लिखा हुआ है भाई अल्फाबेट फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है, तो ये जो कोड आपके सामने है, इस कोड को यहाँ पे क्या बोला जाता है दोस्तों, सोर्स कोड। ठीक है, अब अपना कंपाइलर जब इस कोड को रन कंपाइल करेगा, तो इस कोड को वो कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। ठीक है, और इस तरीके से अपना चलता है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, ये तो अपने क्लास लगाई है, फिलहाल इस क्लास के अंदर अपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि अपने को जरूरत ही नहीं थी, है ना। यहाँ पे अब बात आ जाती है कि भाई ये पब्लिक क्या है, यहाँ पे देखो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या लगाया है। देखो ये तो अपने पास क्या है, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए है, प्रिंटिंग के लिए ये पूरा पार्ट आ गया। इसमें भी मैं आपको टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा कि यहाँ पे सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, वो सारी चीज बताऊंगा। तो ये जो लाइन जो लिखी है, ये लाइन तो अपन ने लिखी है कि कोई भी जावा के अंदर अपने को कुछ भी चीज प्रिंट करवानी होती है तो अपन किसको काम में लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को काम में लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो लिखा है अपन ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन जो लिखा है, इसको मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये एक प्री डिफाइंड मेथड है। कैसा मेथड है, प्री डिफाइंड, है ना। क्लास छोड़ने का मन नहीं कर रहा और आगे से आगे क्लास लेंथी होती जा रही है। देखो एक वर्ड मैंने काम में ले लिया, चलो छोटा सा थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। मेथड अपने आगे टॉपिक भी है, इसके अंदर कंप्लीट टॉपिक है मेथड जो है। ठीक है, अब मेथड जो है ये अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड और एक होता है यहाँ पे यूजर डिफाइंड। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई प्री डिफाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे यूजर डिफाइन का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो प्री डिफाइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो चीज पहले से बनी हुई है वो प्री डिफाइन, और यूजर डिफाइन मतलब जब जरूरत पड़े तब बना ले अपन। एक एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, कोई भी चीज को अपन प्री डिफाइन कब करते हैं, जब कोई भी चीज अपने को बार बार काम में आती है तो अपन उसको क्या कर देते हैं, पहले बना के रख देते हैं। ठीक है, एक देसी एग्जांपल क्या है कि अभी शाम होने वाली है ना, पेट में चूहे दौड़ने लग जाएंगे, अपन खाना बनाते हैं, खाना अपन ने बनाया है, राइट। शाम का खाना बनाते हैं, सुबह का बनाते हैं, शाम का बनाते हैं, सुबह का बनाते हैं, शाम का बनाते हैं, सुबह का बनाते हैं, हर रोज बना रहे हैं ना। तो वो जरूरत पड़ने पर अपन बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्री डिफाइंड, सॉरी यूजर डिफाइंड हो गया। यूजर डिफाइंड मतलब जरूरत पड़ने पे बना लिया।
प्री डिफाइंड अपन क्या बोलेंगे कि सपोज करो कि अगर मेरे को खाने के साथ पिकल्स काम में लेने, पिकल्स समझते हो ना, अचार, मेरे को खाने के साथ अचार काम में लेना है, तो क्या अचार आप ऑन द स्पॉट बनाने बैठते हो कि भाई अभी शाम का खाना बनाना है तो चलो शाम के लिए अचार भी बना लो? नहीं बनाते ना। अचार एक ऐसी चीज है कि अपन उसको, अगर अपन ने सब्जी बनाई है तब भी अपन उसको थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए काम में ले लेते हैं। इनकेस अगर कभी सब्जी नहीं बनाई तो अपन इमरजेंसी में वैसे भी काम में ले लेते हैं। तो लेकिन वो बार बार तो काम में आ रहा ना, तो बार बार काम में आ रहा तो अपन ने क्या किया कि भैया एक अचार का डिब्बा पहले बना के रख दिया, अब जब भी जरूरत पड़ती है तो उसमें से अपन निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो अचार का डिब्बा जो अपन ने रखा है वो क्या है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं रोटी और सब्जी दोनों टाइम बना रहा हूं तो वो चीज क्या है, यूजर डिफाइंड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर। तो इसी तरीके से अपने पास मेथड होता है। मेथड क्या होता है इसको भी अपन देसी तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मेथड्स होता है ये भी दो तरीके से होता है, एक होता है प्री डिफाइंड और एक होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बने हुए रखे हैं, जो जावा जो है तो इसके अंदर पहले से मार्केट में पहले से रखे हुए हैं मेथड, कुछ एक मेथड है, तो वो तो क्या है, प्री डिफाइंड है। और जो यूजर खुद बनाएगा, अपन खुद बनाएंगे, वो कैसे होंगे, यूजर डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना जो मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन जो है, ये अपने पास एक प्री डिफाइंड मेथड है, क्लियर है। अच्छा, मैं इस मेथड का नाम क्या रख रहा हूं, मैं नहीं रख रहा, चलो मैं ही रख रहा हूं, ओरिजिनल नहीं है। इसको मैंने क्या बोल दिया, एंट्री पॉइंट बोल दिया दोस्तों, एंट्री पॉइंट। अच्छा, किसका एंट्री पॉइंट, किसका एंट्री पॉइंट भाई, यहां पे मैंने इसको बोला कि ये कंपाइलर का एंट्री पॉइंट है। किसका, कंपाइलर का। मतलब जब अपना कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आएगा तो वो सबसे पहले किसको ढूंढेगा, मैन मेथड को ढूंढेगा ना। इस मेथड का नाम क्या है, मैन। तो सॉरी, तो देखो अपना कंपाइलर जो है वह जब इस कोड को कंपाइल करने के लिए आएगा ताकि वो इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर सके, तो जब इसको कंपाइल करने के लिए आएगा तो वो सबसे पहले किसको ढूंढेगा, इस एंड, भाई मैंने इसको एंट्री पॉइंट बोला तो एंट्री पॉइंट को ही ढूंढेगा ना। एक एग्जांपल देखो, ये एक कॉलेज है, ठीक है, और इसके बाहर से ये चार दीवारी है और यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस कॉलेज का एंट्री पॉइंट क्या है, गेट ही है ना अपना। अगर मैं किसी दिन इस कॉलेज का यहाँ पे ये गेट हटा दिया, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर एंटर हो सकते हो, दीवार मत लांगना भाई, चीन की दीवार है, नहीं लांग पाओगे। तो क्या आप इस कॉलेज के अंदर एंटर हो सकते हो, नहीं हो सकते। अगर कॉलेज के अंदर एंटर नहीं होंगे तो क्या होगा, अपन क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर अपन क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अपन एग्जाम में फेल हो जाएंगे। बात आई समझ में। कॉलेज के अंदर एंटर नहीं, अगर अपने को एंट्री गेट नहीं मिला तो अपन कॉलेज के अंदर एंटर नहीं हो पाए, एंटर नहीं हो पाए तो अपन क्लास अटेंड नहीं कर पाए, क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो एग्जाम में फेल हो गए। उसी तरीके से अगर अपने कंपाइलर को ये मैन नाम का मेथड जो है जिसको अपन ने नाम दे दिया एंट्री पॉइंट, अगर कंपाइलर को ये मैन नाम का मेथड नहीं मिलेगा तो कंपाइलर इस कोड के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। अगर कंपाइलर इस कोड के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा तो वो इस सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, और अगर बाइट कोड अगर नहीं जनरेट होगा तो इंटरप्रेटर रन किसको करेगा भाई, आई बात समझ में। तो इसलिए जावा के हर एक प्रोग्राम के अंदर ये जो मैन मेथड जो अपन ने लगाया ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये लगाना जरूरी है। ओके, आगे करते हैं बात। अच्छा चलो गाइज, आगे जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना, क्योंकि आप भी लोग भी थक जाओगे यार, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, लेकिन आप लोग थक जाओगे। आपके ख्याल रखूंगा यार, आप लोगों का टेंशन मत करो, बस आप लोग मेरा ख्याल रखना कि मेरे को रेस्पॉन्स मिलना चाहिए ताकि मैं आप लोगों के और ज़्यादा डेप्थ लेके आऊँ, है ना। और रेस्पॉन्स देने के लिए आप चैनल पे मेरे जो वीडियो जो है तो उसको थोड़ा सा क्लिक करते रहना, मतलब कि थोड़ा सा लाइक पे भी कर देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब पे भी कर देना, है ना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा डेप्थ लेके आऊँ, है ना। और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेके आने वाला हूँ दोस्तों, मतलब कि
सीधी भाषा में बताऊं तो बाहर कुछ जाने ही नहीं दूंगा। पहले अपन ये प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है, ये जो जावा वाला जो पार्ट है, इसको अपन कवर करेंगे आरपीएससी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अपन जो नेटवर्किंग वाला जो पार्ट है, तो नेटवर्किंग वाले को पार्ट को अपन कवर करेंगे। उसके बाद में जो आरडीबीएमएस का जो है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो अपन उसको पार्ट को कवर करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे से जुड़ के रहना पड़ेगा। और होनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, 7 दिन की कंटिन्यू क्लास देख लो, 8वें दिन आप रह ही नहीं पाओगे यार बिना क्लास देखे, है ना। अभी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा बोरियत फील हो रही होगी। जब अपन हर रोज एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे ना, आप लोगों को मजा आने लग जाएगा। और जो अपन क्वेश्चनों को जो टारगेट करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि इस मेन एग्जाम में अपने क्वेश्चनों से बाहर कोई जाए ही ना। 0 से लेके 110% तक पूरा कवर करूंगा कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना ही नहीं पाए। अभी भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही बनाने वाला था कि देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग और ARGS को पहले लिख दूं और ऐसा कर दूं तो ये गलत है या सही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों, है ना। तो लेकिन उसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा मेरे से। और ध्यान रखना, मैं आप लोगों के रिप्लाई चेक करूंगा लाइक और सब्सक्राइब पे, ठीक है। मिलते हैं गाइज कल के लिए, कल की क्लास में। और एक बार फिर से आप लोगों को सॉरी, क्योंकि जो लास्ट क्लास में मैंने जो अनाउंसमेंट किया था, 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी ये क्लासेज, लेकिन थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी के कारण नहीं कर पाया था। उसके लिए फिर से एक बार सॉरी गाइज, है ना। और अभी अपनी क्लासेज कंटिन्यू रहेंगी। टाइमिंग मैं आपको चलो दे देता हूँ कि इवनिंग टाइमिंग में 6 PM अपन हर रोज ये क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लाइव लेना चाहिए, लाइव भी चल सकती है क्या ये साथ में? लाइव नहीं चलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चलेगी। चलो ओके, तो गाइज मैं 6 PM पे अपनी क्लासेज स्टार्ट होगी, जैसे रिकॉर्ड होगी तो मैं अपलोड करता रहूंगा। रेगुलर क्लासेज आएंगे तो रेगुलर क्लासेज अटेंड करते रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।